नमस्कार दोस्तों। श्रीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर आप पहले की क्लास 2 क्लास हो चुकी हैं नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ आएगा और बेहतर समझ पाएंगे आप। आज हम कुछ 3 टॉपिक लेके आए हैं, 3 मज़ेदार टॉपिक। पहला टॉपिक है तुलनात्मक लोक प्रशासन, दूसरा राज्य वर्सेस मार्केट, और एक टॉपिक और है तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है तीसरा। तो ये 3 टॉपिक आज हम लेके आए हैं आपके सामने। तो पहला टॉपिक है हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन। देखिए, तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत आज की नहीं है, बल्कि ये अरस्तु के टाइम में तुलनात्मक मेथड शुरू हो गया था। इसको कंपैरेटिव मेथड भी बोलते हैं। कैसे शुरू हुआ था? तो लगभग अरस्तु उस समय 158 देशों का अध्ययन किया। 158 देशों का अध्ययन किया था अरस्तु, और एक बुक लिखा वो कॉन्स्टिट्यूशन नाम से। अरस्तु की बुक का नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था। और इस बुक में अरस्तु बताया कि 158 देशों के अध्ययन करने के बाद कौन सा शासन व्यवस्था सर्वोत्तम होगा, इसका वो चुनाव करता है। 158 देशों का अध्ययन करता है। तो देखो, 2 मेथड होता है। एक तो आप खुद से बोल दिए हवा हवाई कि भाई ये मेथड सबसे अच्छा है, कि राजतंत्र सबसे अच्छा है, या लोकतंत्र सबसे अच्छा है, या इस तरह का व्यवस्था सबसे अच्छी है। दूसरा एक मेथड होता है कि आप साइंटिफिक वे में जाओ, वैज्ञानिक तरीके से तुलना करो, और तुलना करने के बाद आप बताओ कि सर्वोत्तम मेथड कौन सा होगा। तो अरस्तु 158 देशों का अध्ययन किया था। तो अरस्तु से ये मेथड फिर अलग अलग विषयों में गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन की शुरुआत कब हुई थी? ये 1960 के बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। एक फ्रेड रिक्स करके व्यक्ति हैं, मैं अभी आगे आप लोग को बताऊंगा, अभी मैं इंट्रोडक्शन केवल दे रहा हूँ। वो इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन एक अध्ययन क्षेत्र है, एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है। अब सरल शब्दों में यही है कि भाई, विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की संरचना, प्रक्रिया और कार्य प्रणाली की तुलना की जाती है। तो क्या करते हैं हम इसमें? तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी तुलनात्मक लोक प्रशासन है। अब हम तुलना क्यों करते हैं? तुलना करने की तो कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। क्यों करते हैं तुलना? तो इसका कारण ये है कि विभिन्न सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भों में कैसे कार्य करता है प्रशासन, ये जानने के लिए हम तुलना करते हैं। अब देखो भाई, प्रशासन तो एक जैसा है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ पुलिस व्यवस्था। ठीक है, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा एग्जांपल के जरिए, क्योंकि मुझसे ये भी बोला जा रहा था कि आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ाइए, लेकिन फिर मेरे को एक फीडबैक ये भी आया है कि अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाओ। तो मैं बीच का रास्ता निकाला हूँ कि मैं डिटेल में नोट्स बना रहा हूँ और पढ़ाऊँगा मैं। नोट्स हम बहुत डिटेल में बना रहे हैं इसके, और पढ़ाने में भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझ आपकी विकसित हो। तो देखो, एग्जाम्पल के लिए हम पुलिस का ले लेते हैं। अब पुलिस एक प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है। अब पुलिस तो एक जैसी है, सारे देशों में पुलिस होती है। भारत में भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, और अफगानिस्तान में भी है। पुलिस तो अफगानिस्तान में भी होगी। लेकिन आप एग्जाम्पल लो यूएसए का। अब यूएसए में पुलिस अच्छे से काम कर रही, मान लो यूएसए में पुलिस भ्रष्टाचार नहीं करती, गुनहगारों को जल्दी पकड़ लेती है, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती है ना, और भेदभाव नहीं करती। ठीक है, वहीं आप एग्ज़ाम्पल ले लो पाकिस्तान का या फिर अफ़गानिस्तान का। अब भाई, पुलिस तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी है, लेकिन वहाँ की पुलिस क्या करती है? भेदभाव करती है, अमीर गरीब से का भेदभाव करती है, गरीबों से पैसा ऐंठती है, अमीरों से पैसे लेके गरीबों का शोषण करती है। तो देखो, पुलिस दोनों जगह है। लेकिन क्या वो कारण है कि पाकिस्तान की पुलिस खराब है, भ्रष्ट है, और अमेरिका की पुलिस बहुत अच्छी है? इसका कारण पुलिस व्यवस्था में नहीं है, स्ट्रक्चरल तो दोनों का सेम है। इसका कारण क्या है? सांस्कृतिक कारण है, राजनीतिक कारण है, और आर्थिक कारण है, और साथ ही सामाजिक कारण भी है कि वहाँ के कल्चर अलग अलग हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स अलग अलग होती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं है, वहाँ का समाज एक जैसा नहीं है। और इन चीज़ों के कारण अलग अलग बिहेव करती है पुलिस। क्योंकि वहाँ पुलिस जो है, पाकिस्तान की पुलिस को ये नहीं लगता कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ये हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम ऊपर से पैसा ले रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो लेना ही पड़ता है, बिना पैसा लिए तो काम होता ही नहीं है।
क्योंकि क्या है, वहाँ की कल्चर उस तरह का है वहाँ। वो बच्चा रहा होगा तो वो दूसरे पुलिस वालों को पैसा लेते देखता रहा होगा, और समाज में ये कॉमन हो गई होगी ये चीज़। लेकिन अमेरिका में ये बहुत बड़ी बात बन जाती है, भ्रष्टाचार कोई करता है तो उसको बहुत गलत नज़र से देखा जाता है। तो इसका कारण क्या है, दोनों देशों की अलग अलग व्यवस्थाएं। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन हम क्या करते हैं, प्रशासन का अलग अलग देशों में तुलना करते हैं कि वही प्रशासन अलग अलग देशों में किस तरह काम करेगा। ठीक है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमारा कोई गोल होता है, कुछ उद्देश्य होता है ना। तो उद्देश्य ये था कि हम अलग अलग विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों की विविधता को समझना चाहते थे कि अलग अलग जगह में ये कैसे कैसे काम करती है। दूसरा, तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास करना चाहते थे हम चाहते थे कि कुछ ऐसे सिद्धांत बनाएं, अलग अलग देशों का अध्ययन करें और फिर एक साइंटिफिक थ्योरी बनाएं। ठीक है, तो ये भी बनाना चाहते थे। तीसरा, विकासशील देशों की प्रशासनिक समस्याओं को सुधारना। देखो, विकासशील देश और अविकसित देश बहुत बेचारे गरीब देश थे। अब अध्ययन के केंद्र में अमेरिका और यूरोप था, लेकिन 1960 के बाद विचारकों को लगने लगा कि भाई अध्ययन के केंद्र में केवल यूरोप क्यों होगा, विकासशील देशों को भी अध्ययन के केंद्र में लाओ, जिससे आप वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को समझो, जिससे विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं उनका सुधार किया जा सके, उनको सुधारा जा सके। अब ये कैसे विकसित हुआ एक सब्जेक्ट के रूप में, तो 1950 के दशक में पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाओं से असंतोष उत्पन्न हुआ। 1950 में पारंपरिक लोक प्रशासन जो था उससे असंतोष उत्पन्न होने लगा। अब क्यों होने लगा, क्योंकि देखो, जो भी लोक प्रशासन के सिद्धांत दिए जा रहे थे वो मैं पिछली क्लास में भी बताया, अमेरिका में दिए जा रहे थे। अब अमेरिका का प्रशासनिक व्यवस्था अलग तरीके से काम करता है, वहाँ कल्चर अलग है। अमेरिका के कल्चर को मेल्टिंग पॉट कल्चर बोलते हैं, कि वहाँ पे अलग अलग संस्कृतियाँ आई और एक साथ मेल्ट हुई। एक जार में ले लीजिए, ऐसा बड़ा सा आप जार ले लीजिए, ऐसा एक कढ़ाई ले लीजिए, ठीक है, और उसके नीचे आग लगा दीजिए और यहाँ अलग अलग कल्चर डालिए। जैसे यहाँ पे यूरोप का कल्चर भी डाल दिए आप, यहाँ पे एशिया का कल्चर डाल दिए, यहाँ अफ्रीका का कल्चर डाल दिए और इन सबको मेल्ट किए, और यहाँ पे जो कल्चर निकला वो यूएसए का कल्चर है। ऐसा उन लोग थ्योरी चलाते हैं कि हमारा कल्चर मेल्टिंग पॉट कल्चर है, सभी संस्कृतियों का हम एक निचोड़ हैं। तो वो इस तरह के अपने को कल्चर मानते हैं। तो वहाँ अमेरिका के आधार पे तुलना हो रही थी, अमेरिका के आधार पे अध्ययन हो रहा था। लेकिन 1950 के आसपास ऐसा लगने लगा कि दुनिया का केंद्र केवल अमेरिका नहीं है भाई, दुनिया में 195 से ज़्यादा देश है, 193 कंट्रीज तो यूएन में लिस्टेड है। आप उनको भी अध्ययन का केंद्र बनाओ, विशेषतः विकासशील देशों को अध्ययन का केंद्र बनाओ। 1950 में असंतोष हो गया। 1960-70 का दशक तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्या है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1960-70 में बहुत ज़्यादा काम होता है। और स्वर्ण युग कहने वाले व्यक्ति कौन है, फेरल हैडी करके एक थिंकर है, ये देखो नाम भी है उनका। फेरल हैडी एक फिलोसफर हैं, वो बोलते हैं कि 1960 से 70 का दशक जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन का स्वर्ण युग है। 1963 में यही होता है। 1963 में ASPA, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण होता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक संस्था बनाते हैं, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, CAG, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, कि हम अलग अलग देशों का अध्ययन करेंगे, कंपेयर करेंगे। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, रिक्स को, जिनकी बात मैं शुरू में किया था। इस कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रिक्स को बनाया जाता है। और अब ये अध्ययन शुरू हो जाता है भाई। तो क्या होता है, क्या करना चाहते थे लोग, FW रिक्स, ये देखो ये रिक्स, ये बोलते हैं कि 3 प्रवृत्तियां होंगी तुलनात्मक लोक प्रशासन में। हम 3 काम करेंगे, 3 आधार पे अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, वो बोले कि हम आदर्शवादी बातें नहीं करेंगे, यथार्थवादी बातें करेंगे। देखो, आदर्श वो आइडियलिस्टिक बातें नहीं करेंगे अब हम लोग, अब हम बातें करेंगे रियलिस्टिक। मतलब कि अब हम ये नहीं बोलेंगे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है 1950 तक। अब हम रियलिस्टिक बातें करेंगे भाई, कि अगले 5 साल में, अगले 2 साल में, अगले 1 साल में हमको क्या करना है भारत में।
1950 सोच लेते हैं ना, मतलब 2050 सोच लेते हैं, तो फिर हमको लगता है कि हो गया, फिर तो अभी सो जाते हैं, 2050 आएगा तब विश्व गुरु बनेंगे, तब देखा जाएगा। ऐसी आइडियलिस्टिक बातें नहीं करनी है हमको। हमको रियलिस्टिक बातें करनी है कि अभी क्या कर सकते हैं देश के लिए। तो चलो उस चीज़ को तो हम यहाँ पे देखते हैं। ये बोलते हैं कि आदर्श से यथार्थ की ओर जाना है, मतलब कि अध्ययन में क्या होना चाहिए इसकी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्या क्या है पर ध्यान देना है हमको। क्या होना चाहिए इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, देखो, एकल प्रशासनिक अनुभव के बजाय बजाय तुलनात्मक और सामान्य सिद्धांतों की खोज करना चाहिए। विशिष्ट सिद्धांत क्या होता है कि हमको अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सिद्धांत होंगे। ये बोलते हैं हमको सॉरी, थोड़ी आवाज आ रही थी। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर हमको अध्ययन करना है, मतलब कि एकल प्रशासनिक अनुभव के बजाय तुलनात्मक और सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना है। हमको एक जनरल कॉन्सेप्ट देना है, एक जनरल कॉन्सेप्ट देना है कि किस तरह से प्रशासन चलेगा। तीसरी बात उन्होंने की कि गैर परिस्थितिकी से परिस्थितिकी अध्ययन। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और जो रिक्स बहुत ज़्यादा इसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल। यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, देखो ये सब चीज़ें आप लोग अपनी हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, अगर क्लास में क्लास नोट्स बना लीजिए करिए, जब जैसे ये कुछ कुछ कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, ये इकोलॉजिकल अप्रोच जहाँ भी आती है वो रिक्स का नाम आता है यहाँ पे। इकोलॉजिकल अप्रोच में रिक्स क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए एक तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन है, मान लीजिए भारत का प्रशासन है, तो भारत में हम केवल किसी प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जैसे हम कोशिश करते हैं समझने का कि पुलिस की ही बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि अभी तो पुलिस का अध्ययन जब करेंगे हम, तो केवल पुलिस का अध्ययन इस आधार पर नहीं करेंगे कि पुलिस प्रशासन में कैसे काम करता है। मान लीजिए पुलिस में हम ये अध्ययन नहीं करेंगे कि डीएसपी होता है, फिर एसपी होता है, एसएसपी होता है, ऐसे हम लोग आईजी होता है, डीआईजी। इस तरह से पुलिस की हायरार्की का अध्ययन केवल अगर हम करेंगे तो हमारा पूरी तरह से फ़ायदा नहीं होने वाला। हमको अगर पुलिस का अध्ययन करना है किसी देश में, तो हमको ये समझना है कि वहाँ की इकोलॉजी, वो किस व्यवस्था में काम करता है। ये पुलिस जो है भारत में, वो किस पर्यावरण में काम करती है, मतलब कि इकोलॉजी का अध्ययन करना है कि मतलब किस व्यवस्था में काम कर रही है। क्या पुलिस किस क्षेत्र में काम कर रही है, वहाँ पे लोगों की सोच कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ की राजनीति कैसी है, वहाँ कम्युनल हैं क्या लोग, कि सेकुलर हैं लोग, कि लोगों की सोच कैसी है। अगर आप समाज में अध्ययन करोगे पुलिस का कि किस समाज में वो प्रशासन काम कर रहा है, तब तो आप उस प्रशासनिक व्यवस्था को समझ पाओगे। क्योंकि किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले तो मनुष्य ही होते हैं, और जो भी मनुष्य होगा उसकी कोई ना कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि होगी, कोई ना कोई सामाजिक पृष्ठभूमि होगी, और वो उस पृष्ठभूमि में के दायरे में रह के ही काम करता है। तो आपको अगर किसी चीज़ को समझना है ना, तो आप केवल उस प्रशासन को मत समझो, बल्कि पर्यावरण के जरिए उसको समझने की कोशिश करो। किस सिस्टम में वो काम कर रहा, उसके जरिए उसको समझने की कोशिश करो। तो क्या बोल रहे हैं रिक्स, कि आदर्श से यथार्थ की ओर, की यथार्थ बनाना है, सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना है, और परिस्थिति की ओर हमको जाना है, इकोलॉजिकल अप्रोच पे ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। रिक्स ने कुछ उद्देश्य दिए तुलनात्मक लोक प्रशासन के, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। रिक्स के अनुसार प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है कि विभिन्न देशों की प्रशासनिक संरचना और कार्य प्रणाली को समझना। अलग अलग देशों की प्रशासनिक संरचना कैसे काम करती है, क्या कार्य प्रणाली है अलग अलग देशों में, उसको समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अंतर सांस्कृतिक प्रशासनिक व्यवहार का विश्लेषण करना, कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था अपनी संस्कृति में, किसी भी कल्चर में कैसे बिहेव करती है। हम लोग इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एग्जांपल देके मैं आपको बताया कि संस्कृति जो है, कल्चर जो है, वो प्रशासन को किस तरह प्रभावित करता है। इसको हमको विश्लेषण करना है। अगली बात,
प्रशासनिक सफलता और असफलता के कारणों को समझना। देखो भाई, क्या कारण है कि जो अफगानिस्तान है या फिर जो अफ्रीका के कई देश हैं, वहाँ पे हमेशा तख्ता पलट हो जाता है और लोकतंत्र स्थिर नहीं रह पाता वहाँ पे। और क्या कारण है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी थी, इतनी ज़्यादा अशिक्षा थी, यहाँ पे लोकतंत्र पिछले 70 सालों से चल रहा है लगातार। अब इसको आपको जानना है ना, तो आप संविधान पढ़ के नहीं जान सकते। केवल संविधान के आधार पे नहीं चल रहा है यहाँ लोकतंत्र, क्योंकि संविधान तो पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा बनाया होगा या फिर अफ्रीका के देशों ने भी बनाया होगा। तो प्रशासनिक असफलता के क्या कारण है, क्यों वहाँ प्रशासन असफल हो गया और यहाँ इतना सफल हो गया, या अमेरिका में इतना सफल है। तो आपको प्रशासनिक सफलता और असफलता के कारणों को समझना होगा तुलना करके। और जब उन कारणों को आप समझ जाओगे, कि आपको पता चल जाएगा कि भाई देखो कि दूध में क्या बोलते हैं, नींबू नहीं निचोड़ना है, नहीं तो दूध फट जाता है। तो जब आपको पता चल गया तो अगली बार से आप नींबू नहीं निचोड़ोगे, मतलब अगली बार से आप उन उन कारणों का ध्यान दोगे कि ऐसे कारण नहीं आने चाहिए किसी देश में। तो ये आप कैसे जानोगे, तुलना करके। ठीक है, कि पुलिस इस तरह से सुधर सकती है कि आप ये देख सकते हो कि भाई फिनलैंड या स्वीडन में एजुकेशन सिस्टम क्यों अच्छा है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि इस वजह से अच्छा है एजुकेशन सिस्टम, तो आप अप्लाई करो इंडिया में। तो तुलना करो, सफलता और असफलता के कारणों को जानो और उनको अप्लाई करो। प्रशासनिक सुधारों और नीतियों की रणनीतियां विकसित करना, कि किस तरह से प्रशासनिक सुधार हमको करने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अलग अलग समय में एआरसी बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, है ना। तो सेकेंड एआरसी बनी 2005 में, और 2005 में सेकेंड एआरसी ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के आधार पे ये बोले कि हमको भी ओम्बुड्समैन या फिर लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना करनी चाहिए। अब ये लोकपाल और लोकायुक्त कोई भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ये फिनलैंड में, स्वीडन में, ये 1780 और 1800 के दशक से चलता आ रहा है। लेकिन वो ये लोकपाल के बारे में कैसे जाने, क्योंकि हमने अध्ययन किया फिनलैंड का, स्वीडन का, और हमको लगा कि इस तरह की एक संस्था होनी चाहिए जो सरकारी तंत्र को जवाबदेह बनाए। तो लोकपाल और लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। तो वही प्रशासनिक सुधार और नीतियों की रणनीतियाँ, कि किस तरह प्रशासन को और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए रणनीतियाँ कैसे मिलेगी, तुलनात्मक पद्धति से मिलेगी। इसके कुछ कुछ अलग अलग अप्रोच है। एक तो अप्रोच है जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कुछ मानने वाले हैं, जैसे रॉबर्ट प्रेस्थस हो गए, फेरल हैडी, जिनका नाम हम शुरू में देखे थे। तो रॉबर्ट प्रेस्थस, फेरल हैडी, क्रोजियर, इनमें से किसी एक का नाम याद कर लेना। दो का कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है, एक का भी रखेगा दिमाग में तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या कहते थे कि संस्थागत ढांचे, नियमों और सत्ता के वितरण का अध्ययन करता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये क्या अध्ययन करता है कि संस्था किस तरह से है, संस्थागत ढांचा किस तरह से है, सत्ता का वितरण किस तरह से हुआ है, किस तरह की हायरार्की काम करती है देश में। ठीक है, तो सत्ता का वितरण किस तरह से हुआ है, ऊपर में मान लीजिए डीएम है, फिर नीचे कौन काम कर रहा है भाई, डिप्टी कलेक्टर है, फिर तहसीलदार है, किस तरह से सत्ता का वितरण हुआ है, किस तरह से संस्थागत ढांचा है, नियम किस तरह से बनाए गए हैं देश में, इसका अध्ययन करने वाला उपागम है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। प्रेस्थस, हैडी, ये सब लोग हैं। ठीक है, और ये ढांचा देखो विकसित देशों के लिए काम का है, क्योंकि विकसित देशों में ही सत्ता का एक निश्चित सिस्टम, निश्चित हायरार्की कहाँ होती है, विकसित देशों में होती है। अविकसित देश और विकासशील देश उतने सिस्टमेटिक नहीं होते। तो ये अमेरिका जैसे देशों के अध्ययन के लिए, यूके जैसे देशों के लिए अध्ययन के लिए ठीक था। अगला एक मॉडल है जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट थ्योरी, और ये सबसे पहले आया सोशोलॉजी में। सोशोलॉजी के बाद एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे करके ये चला, और फिर पॉलिटिकल साइंस में आया, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बाद में आया ये उपागम। पॉलिटिकल साइंस और इन सब्जेक्ट्स में लाने वाले व्यक्ति एक हैं डेविड ईस्टन। उनकी एक बुक है सिस्टम थ्योरी करके, उन्होंने 1956 में उनकी एक बुक आई थी, और उस बुक में वो सिस्टम थ्योरी या इनपुट आउटपुट थ्योरी की सबसे पहले बात करते हैं। और इस बुक में ये देखिए, ये डेविड ईस्टन है, और ये आधार है, इन्हीं के सिद्धांत के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये आता है।
डेविड ईस्टन बहुत सिंपल बात करते थे, हम लोग 20 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं। डेविड ईस्टन बोलते थे कि जो देश है ना, जो व्यवस्था है, वो एक सिस्टम की तरह काम करती है। जैसे आपके आपके पास सिस्टम होगा, मान लीजिए कंप्यूटर होगा आपके घर में, या फिर मोबाइल तो आप सबके पास होगा, वीडियो भी आप मोबाइल या टैब या कंप्यूटर में मेरा देख रहे होगे। तो क्या होता है, जो आपके मोबाइल में आप इनपुट डालते हो, इनपुट कैसे डालते हो कि मोबाइल में आप इनपुट डालते हो कि भाई यूट्यूब खुले, तो आप यूट्यूब के आइकन को प्रेस करते होगे, है ना। तो जब आप प्रेस करते होगे तो क्या होता है, आउटपुट क्या निकलता है, यूट्यूब खुल जाता है। तो इनपुट डालते हो, उससे आउटपुट निकलता है। मान लीजिए आप इनपुट डाले और आउटपुट नहीं निकला, मान लीजिए आप यूट्यूब को खोले और यूट्यूब सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप यूट्यूब में देखते होगे कि फीडबैक का एक आता है। फीडबैक मतलब यूट्यूब में अगर खुलने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब को फीडबैक दे सकते हो कि भैया हमको ये दिक्कत आ रही है, आप इसको दूर कीजिए, ये बग आ रहा है हमको, इस बग को आप दूर कीजिए। तो ऐसा ही होता है, आउटपुट के बाद हम देते हैं फीडबैक। ये तो बहुत साधारण तरीके से हम समझे। अब इसको थोड़ा डेविड ईस्टन की भाषा में समझ लेते हैं। डेविड ईस्टन बोलते थे कि जो देश है वो भी मशीन की तरह काम करता है, सिस्टम की तरह काम करता है। मशीन में क्या होता है, मशीन में हम डालते हैं इनपुट और निकलता है आउटपुट, है ना। एक तरफ से हम आलू डालते हैं, दूसरी तरफ सोना निकलता है, तो ये मशीन हो गई। लेकिन देश भी उसी तरह काम करता है। मान लीजिए ये देश है, पॉलिटिकल सिस्टम है ये। एक तरफ से जनता क्या देती है, अपनी डिमांड। डिमांड मतलब हर वर्ग की अपनी अपनी डिमांड होती है भाई। किसानों की डिमांड होती है कि भाई हमारा कर्ज माफ़ी की जाए, या हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, है ना। तो किसानों की डिमांड है, मान लो कि ये सब हमको मिले, एक कुंटल का दाम इतना हो, किसानों की डिमांड है। और इसी डिमांड के आधार पे जब सरकार चुनाव लड़ती है, मतलब कि जब जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, तो वो किससे सपोर्ट लेते हैं, जनता से। जैसे अभी बिहार चुनाव आने वाला है, तो अलग अलग प्रकार के वादे किए जा रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, सपोर्ट लेती है जनता से, कि बोलती है कि भाई हम कर्जा माफ़ी कर देंगे, सरकार तो बनने दो। तो जनता की डिमांड होती है और उस आधार पे जनता सपोर्ट करती है सरकार को। सरकार क्या करती है उसके बाद, डिसीजन लेती है। क्या लेती है, निर्णय लेती है अलग अलग प्रकार के। मान लीजिए सरकार बोली कि हम समर्थन मूल्य इतना कर देंगे, या सरकार बोली कि हम शिक्षा में इतना करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो डिसीजन लेती है सरकार, और क्या करती है, पॉलिसी बनाती है, नीतियां बनाती है ना, जनता के लिए। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसी कोई नीति नहीं बनी है जो 100% संतुष्ट कर दे जनता को। हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर रहती है, 100% सही नहीं होती पॉलिसी। तो फिर क्या करती है जनता, जनता कर देती है अपना फीडबैक। जिस तरह आप फ़ोन में फीडबैक देते थे ना, वैसे ही ये फीडबैक देती है जनता। तो ये सिद्धांत डेविड ईस्टन ने दिया कि सिस्टम की तरह काम करता है देश। जनता अपना इनपुट डालती रहती है, उससे आउटपुट निकलता है, और कोई भी नीति पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, तो फिर से फीडबैक आता है, और ये क्रम लगातार चलता रहता है, एक चक्के की तरह, एक सर्कल की तरह। अब ये तो उन्होंने दे दिया सिद्धांत। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आएगा, तो इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाने वाले व्यक्ति भी वही हैं, FW रिक्स। FW रिक्स क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि एक मॉडल देते हैं, प्रिज्मेटिक साला मॉडल। अब ये इनका मॉडल का नाम है प्रिज्मेटिक साला मॉडल, ठीक है। तो इसमें वो बोलते हैं कि हमारा जो व्यवस्था है वो इसी तरह इनपुट आउटपुट की तरह चलती है, ठीक है। और हमारी जो प्रशासनिक प्रणाली है, जो सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो एक तरह से खुली व्यवस्था होती है, ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम होता है। देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे को बता देना। हमारे पास हम लोग क्विक एक रिवीजन बुक भी लिखे थे इसकी मेंस से पहले, और वो करीबन हम लोग 32-34 पेज की लिखे थे, पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। अभी मैं 3 क्लासेस लिया हूँ, उसमें हमारी 50 पेज की हो गई है। तो पूरा पब्लिक एड हम लोग 30-32 पेज में लिखे थे। उसमें हम लोग इतना डिटेल में बिल्कुल नहीं बताए थे, हवा में उड़ाए थे आपको, क्योंकि पेपर से पहले वो ज़रूरी था। मतलब हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात किए थे। अभी ये हमारी क्लास है, ये समझने के लिए भी है कि आप समझो,
जिससे आपको रटना ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि टफ आ जाए, है ना। ऐसे आप रोक तो नहीं सकते कि आप टफ क्यों पूछ दिए, आप जो उनका मर्जी वो पूछेंगे। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओपन सिस्टम होती है व्यवस्था। जैसे ओपन सिस्टम मतलब कि ओपन सिस्टम है, आप इनपुट डालती है जनता, उसका आउटपुट निकलता है, इनपुट डालती है आउटपुट निकलता है, और उसमें अगर कोई कमी है तो फीडबैक देते हैं हम। तो ये ओपन सिस्टम है, आप सवाल उठा सकते हो व्यवस्था से, ठीक है। चीन जैसी हालत नहीं है। तो ये तो सिस्टम थ्योरी हो गई। अगला है कॉन्फिगरेटिव अप्रोच या फिर संगठक उपागम। अब ये उपागम उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, कभी उतना फेमस नहीं है ये। देने वाले हैं फैसलर, ठीक है। तो फैसलर जो है मंत्रालयों, विभागों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की संरचनाओं, कार्यप्रणालियों का समग्र विश्लेषण करना है इसका उद्देश्य। तो ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन करता है। कोई भी प्रशासन है उसको विशेष संस्कृति, उसके विशेष काल के हिसाब से समझने की कोशिश करता है। सरल शब्दों में मैं लिख के ले आया हूँ कि व्यवस्था को किस में समझने की कोशिश करता है, उसकी कल्चर के हिसाब से, उसके काल में समझने की कोशिश करता है। अलग अलग व्यवस्था अलग अलग संस्कृतियों में काम करती है। जैसे हम पहले भी बात किए कि देश में जो संस्कृति चल रही है वो व्यवस्था को जरूर प्रभावित करती है। देश का जो इन्वायरमेंट है वो व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो ये वही बोलना चाह रहे हैं फैसलर कि प्रशासन जो है, कि हम प्रशासन को विशेष संस्कृति और काल की पृष्ठभूमि में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अब कंक्लूजन देखो भाई, कंक्लूजन में हम ये लिखें कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को वैश्विक और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रशासन का अध्ययन केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आप अन्य देशों का भी अध्ययन करते हो, अलग अलग संस्कृतियों का भी अध्ययन करते हो। क्यों करते हो? यह प्रशासनिक सिद्धांतों केवल पश्चिमी संदर्भ में नहीं देखता, बल्कि विकासशील देशों का, अविकसित देशों का भी अध्ययन करता है। भाई प्रशासन के सिद्धांत केवल अमेरिका को ध्यान में बना रख के नहीं बनने चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए विकासशील देशों को, अविकसित देशों को ध्यान में रख के भी इसका अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुलनात्मक लोक प्रशासन। अब एक मज़ेदार टॉपिक पे आते हैं जो आप लोग को काफ़ी इजी भी लगेगा और एक बार में याद भी हो जाएगा। अब दो टॉपिक हैं वो इजी हैं, तो हम लोग पहले फ्रॉक खा लिए, अब केक खाएंगे। एक एक कहावत है ना कि अगर आपके पास फ्रॉग मतलब कि मेढक और केक आपको खाने के लिए दिया जाए तो आप पहले क्या खाओगे? तो हम बोलते हैं कि पहले हम, मतलब उस कहावत में कहा गया कि पहले आप मेढक खा लीजिए, तो मेढक खाने से आपका मुंह खराब हो जाएगा, फिर आप केक खा लेना, तो लास्ट में आपका मुंह ठीक रहेगा। मतलब पहले कठिन काम करो फिर इजी चीज़ों में आओ। तो पहले हम लोग देख लिए, वैसे कठिन तो वो भी नहीं था, बहुत इजी टॉपिक है, बट कोई पहली बार पढ़ रहा तो उसको कुछ कुछ चीज़ों में एक आध बार पढ़नी पड़ेगी कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। वैसे तो इजी वे में हम समझे। अगला टॉपिक है राज्य बनाम बाजार बहस, ठीक है। तो ये देखो, एक तरफ राज्य जा रहा है, एक तरफ बाजार जाना चाह रही है, तो दोनों उत्तर दक्षिण है इन लोग। अब समझते हैं भाई क्या होता है। अब भाई सवाल ये है, समाज की भलाई और आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक सेवा की आपूर्ति में किसकी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट होती है? मतलब देश में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, राज्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाजार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अब इसमें आप लोग की अलग अलग सोच हो सकती है। कोई बोलेगा कि भाई बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वहाँ से सब्जी लेते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, देश बहुत ज़रूरी है, देश नहीं रहेगा तो फिर दूसरा देश आक्रमण कर देगा, सब्जी कहाँ से लेंगे? सब्जी खाने को सब्जी देखोगे कि जान देखोगे? अलग अलग अप्रोच आपकी हो सकती है इसमें, लेकिन हम थोड़ा सा प्रशासन के दृष्टिकोण से समझते हैं इसको कि समाज की भलाई और आर्थिक विकास सार्वजनिक सेवा के दृष्टिकोण से राज्य और बाजार में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो ये बहस आज की नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज ये बहस शुरू हो गई। ये बहस शुरू हुई 1800 के दशक में, 1800 की 18वीं सदी में, 1776 में, 18 सेंचुरी में। 1776 में एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, एडम स्मिथ ने अपनी एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट, अदृश्य हाथ का सिद्धांत।
अदृश्य हाथ के सिद्धांत में एडम स्मिथ बोलते हैं कि भाई ये देखो एडम स्मिथ है, तो अदृश्य हाथ के सिद्धांत में एडम स्मिथ बोलते हैं कि बाजार को खुला छोड़ दो, ये अपना काम खुद कर लेगा, राज्य को बाजार में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार को खुला छोड़ दो। ये एडम स्मिथ का कहना था। अब बाजार को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो एडम स्मिथ बोले, मैं थोड़ी सी जगह बना के आया हूँ कि इसमें मैं कुछ बताऊंगा। तो एडम स्मिथ बोले कि देखो भाई, बाजार को आप खुला छोड़ दोगे तो ये इनविजिबल हैंड है। 2 मिनट इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप बाजार को खुला छोड़ दिए, तो एक व्यक्ति है, कोई भी, ये व्यक्ति है अशोक नाम का। अब अशोक क्या करेगा, अपनी एक ना टेक्सटाइल मिल खोलेगा। अब ये अपनी कपड़े की मिल खोलेगा। अब कपड़े की मिल खोलेगा तो वहाँ पे काम करने वाले लोग चाहिए, इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे। अब बाजार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, मतलब कि राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। अशोक को जो खोलना है खोलने दो। तो टेक्सटाइल मिल खोलेगा ना अशोक, तो इसमें वो करेगा, करीबन 100 लोगों को काम में रखेगा, 100 मजदूर रखेगा वो। अब ये जो 100 मजदूर हैं, इन लोग को काम में रखा है तो सैलरी भी देनी पड़ेगी भाई। तो इन लोग को 10-10 हज़ार रुपये दे रहा वो, 10,000 रुपये ईच, ठीक है। तो 10,000 रुपये इनको एक आदमी को दे रहा है। अब राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं ना, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखो। तो ये जो 100 मजदूर हैं, अब इसमें हम लोग 100 लोगों को तो नहीं समझेंगे, 1-2 लोग को। इनमें से एक मजदूर ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। अब ए मजदूर जो है उसको उस पैसे को घर में छुपा के रखने के लिए तो कोई कमाता नहीं है, पैसे को खर्च करेगा। तो मजदूर ए है, वो उस पैसे का कुछ क्या कर लिया भाई, वो ले लिया, इससे किराना राशन ले लिया, इससे वो जूते ले लिया, शूज़, इससे वो बर्तन ले लिया मान लो, ठीक है, और कुछ ईटीसी और कुछ एक्सेट्रा कुछ ले लिया। अब वो शूज़ लेगा तो शूज़ का पैसा किसको जाएगा? शूज़ का पैसा जाएगा उस दुकान वाले को, दुकान वाले को जाएगा। तो दुकान वाला जब पैसे उसके पास, जब बहुत सारे जूते बिकेंगे उसको, तो अकेला तो वो रहेगा नहीं। तो जूते बिकेंगे तो फिर वो उस दुकान में काम करने भी के लिए भी कुछ लोगों को रखेगा। मान लो ABC व्यक्ति को रखा वो, ठीक है। अब ये दुकान में काम करेगा तो यहाँ पे एक कोई कंपनी होगी, जो जूते बनाने वाली कंपनी फिर चलेगी, क्योंकि दुकान में जूता बिक रहा है। तो इस कंपनी में 100 लोगों को काम देगा वो, और उनको सैलरी देगा। तो जब इन लोग को सैलरी मिलेगी तो शायद इनमें से कोई आदमी आए और वो क्या खरीदे, कपड़े खरीदे। इन्हीं में से एक आदमी राशन खरीदेगा, ठीक है। अब ये जो दुकान में कुछ लोगों को रखा है, तो इसमें से एक आदमी फिर लिया, बर्तन बनवाया अपना। क्या हो रहा है कि आप मार्केट में पैसा डालें एक बार, ये एक तरह का कैसा चल रहा है भाई, ये एक तरह का एक चैन रिएक्शन शुरू कर देगा, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू कर देगा। कि मार्केट में पैसा डाला था मान लो इस अशोक का, और ये कितना 1 लाख रुपए लगाया था मार्केट में, तो 1 लाख रुपए मार्केट में लगाया था। लेकिन इससे 1 लाख लगाने से इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही देखो। अब ये इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, हम लोग कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं, हम लोग दिन भर इसको बढ़ाते रहेंगे। तो इकोनॉमी एक 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 छोर से शुरू होती है, और अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप ना करे तो इकोनॉमी एक तरह से साइक्लिक इफेक्ट शुरू कर देती है, एक तरह से चैन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और अर्थव्यवस्था का जो चक्का है, जो पटरी है, वो घूमने लगती है। सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। दाम कैसी तय होगा? किसी भी वस्तु का डिमांड और सप्लाई के आधार पे। सप्लाई बढ़ जाएगी, मान लो टमाटर बहुत हुआ तो क्या होगा, डिमांड कम है और सप्लाई बढ़ गई तो रेट कम हो जाएगा, टमाटर 2 रुपये किलो मिलेगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट बढ़ जाएगा, टमाटर 100 रुपये किलो मिलेगा। सरकार को कुछ नहीं करना है, इकोनॉमी को चलने दो, और ऐसे से धीरे धीरे हर आदमी अमीर हो जाएगा। तो ये बोला कि इनविजिबल हैंड है ये, अर्थव्यवस्था खुद से चलेगी, आपको हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, अर्थव्यवस्था आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1928 के दशक में एक होती है वैश्विक मंदी आती है, और सारे देशों में वस्तुएं इतनी भरी होती हैं और खरीदने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होता खरीदने के लिए। अब एडम स्मिथ तो बोला है कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सरकार का कोई काम नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था बढ़ ही नहीं रही आगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो एक आदमी हुए J.M. केन्स करके, जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हेलीकॉप्टर मनी भी बोल सकते हैं। एक फेमस टर्म इसके लिए आया, हेलीकॉप्टर मनी।
हेलीकॉप्टर मनी मतलब हेलीकॉप्टर में बैठ के जैसे बाढ़ आती है तो खाना फेंकते हैं ना, वैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठ के लोगों को पैसा फेंक फेंक रहा है। ये कोविड के टाइम भी हमारी सरकार ने इस पॉलिसी को यूज़ किया। इसमें जेएम केन्स जो हैं, जॉन मेनार्ड केन्स जो हैं, आर्थिक मंदी के समय राज्य हस्तक्षेप की आवश्यक बताया। ये बोले कि राज्य हस्तक्षेप जरूरी है। अब इसको समझते हैं यहीं पे, ठीक है। अब जेएम केन्स बोले कि देखो भाई क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। तो लोग बाजार में कितना भी प्रोडक्ट रहे, कितना भी अच्छा शूज़ रहे, लोग नंगे पैर घूमेंगे, फटा जूता पहन के घूमेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है। तो सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए? वो बोल रहे हैं कि ये सरकार को यहाँ पे करना चाहिए कि ये जो चक्का रुक गया है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि ये अशोक जो है, फिर से अशोक मैं नाम क्यों रखा, क्योंकि पता नहीं, मैं ऐसा हमारे टीम में कोई अशोक नाम का नहीं है। अशोक बेचारा करता था, इसका टेक्सटाइल का बिजनेस था, और ये बहुत सारे मजदूरों को रखा हुआ था। ये मजदूर पैसा पा रहे थे तो यहाँ खर्च कर रहे थे, कहीं कहीं खर्च कर रहे थे, तो इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, ठीक है। इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी तो या अशोक के पास फिर डिमांड आ रही थी। मतलब कि ये जो डिमांड है और सप्लाई है, इसमें एक तरह का एक साइक्लिक इफेक्ट शुरू हो गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इकोनॉमी में खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो खर्चा कहाँ करेंगे? पैसा ही नहीं है लोगों के पास। तो अब बोल रहा है जॉन मेनार्ड केन्स बोल रहा है कि भाई एक काम करो, एक काम करो, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। आप क्या करो, और इसके कारण क्या हो रहा है, पैसा ही नहीं है, तो अशोक की कमाई नहीं हो रही, तो वो मजदूरों को निकालना पड़ेगा उसको, ना चाहते हुए भी। शायद वो अपने मजदूरों से बहुत प्यार करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा नहीं आ रहा तो वो मजदूरों को निकालेगा, और इसके कारण फिर गरीबी आएगी, और गरीबी बढ़ेगी तो फिर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो ये जो मंदी है, ये मंदी का कुचक्र शुरू हो जाएगा, लोग और गरीब होते जाएंगे। तो केन्स बोलता है कि आप एक काम करो, इकनॉमी में खर्चा दे बढ़ा दो भाई, इकनॉमी में पैसे डाल दो बहुत सारा, जैसे लोगों के खाते में 10-10 हज़ार डाल दो। अब इससे क्या होगा? तो वो बोलता है कि यार हर किसी के खाते में 10 हज़ार डाल दो। अब लोगों के जब बैंक अकाउंट में 10 हज़ार आएगा ना, तो वो क्या करेंगे भाई, वो खर्चा करना शुरू करेंगे। तो इकोनॉमी में क्या शुरू हो जाएगी, डिमांड शुरू हो जाएगी, खर्च करेंगे लोग, खर्च करेंगे, अलग अलग खर्च करेंगे। किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को बर्तन चाहिए, किसी को शूज़ चाहिए, किसी को घर में अलग अलग सामान, किसी को इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए। अब जब लोग खर्च करेंगे, मान लो बहुत लोग कपड़े के लिए बहुत खर्च कर रहे हैं, कपड़ा चाहते हैं लोग नया नया पहनना, तो क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी। जब डिमांड क्रिएट होती है तो क्या होता है, उसको सप्लाई करना होगा ना। डिमांड क्रिएट होगी तो कंपनियों को, ये अशोक को पता चलेगा कि भाई डिमांड क्रिएट हो गई है मार्केट में, कपड़े की बिक्री होने शुरू हो गई, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बनाएगा और मजदूरों को काम में रखेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा अशोक, सप्लाई बढ़ा देगा, प्रोडक्शन शुरू कर देगा, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी और फिर डिमांड बढ़ेगी उसकी वजह से, और ये जो चक्र जो रुक गया था चक्का, वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो जॉन मेनार्ड केन्स बोलते हैं कि भाई ये इकोनॉमी का चक्का जो रुक गया है, इसको धक्का दे के चालू करना पड़ेगा, ये अपने से चालू नहीं हो जाता। और धक्का देने का काम कौन करेगी, तो धक्का देने का काम करेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में धक्का देगी। और आप लोग देखे होंगे कि कोविड के टाइम यही हुआ कि जब मंदी आ रही थी तो गवर्नमेंट धक्का देने की कोशिश की, बहुत सारा खर्च की सरकार, लोगों को खर्च करने की कोशिश की सरकार, है ना। तो ये जॉन मेनार्ड केन्स है, और इनके कारण फिर, और जर्मनी में हिटलर ना चाहते हुए भी ये पॉलिसी, हिटलर को नहीं पता था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन वो बहुत खर्च कर रहा था, और इस कारण जर्मनी में मंदी नहीं आई थी, बाकी पूरे यूरोप में मंदी आई थी, और इसी कारण जर्मनी एक बड़ा देश बन के उभरा 1930 के बाद, है ना। तो हिटलर को वैसे उतना ज्ञान नहीं था इकोनॉमिक्स का, बाकी देखो, तो ये इकोनॉमिक्स हमारे पब्लिक एड में भी काम आ रहा है, देखो। तो 1990 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद ये बहस और तेज हो गई। ये जो बहस थी कि राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहस 1990 के बाद और शुरू हो गई। तो सैद्धांतिक आधार देखते हैं। तो कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो राज्य समर्थन की बात करते हैं, ठीक है।
तो राज्य समर्थन दृष्टिकोण, तो एक तो है जे एन मेनार्ड कीन्स, इनके बारे में हम देख लिए। केन्स क्या बोलते थे? बाजार स्वतः रोजगार या आर्थिक स्थिरता नहीं दे सकता, राज्य को हस्तक्षेप करना होगा। बाजार खुद से रोजगार नहीं दे सकता हर आदमी को, खुद से हर आदमी को आर्थिक स्थिरता नहीं दे जा सकता, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड केन्स ऐसा बोलते थे। और ये कहाँ पे हुआ? रूस में। 1917 में रूस में क्रांति होती है, रशियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं जिसको। और राज्य नियंत्रण वाली समाजवादी सरकार बन जाती है रूस में। अब ये समाजवादी सरकार क्या करती थी? हर चीज़ में राज्य का नियंत्रण होता था, राज्य बड़े बड़े उद्योग लगाता था और उन उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता था और इकोनॉमी आगे बढ़ती थी। तो रूस में ये देखने को मिला। 1930 में जब महामंदी आई, जिसकी हम अभी बात किए, इसीलिए मैं कहानी के जरिए आपको थोड़ा ऐसे बताया क्योंकि ये सब रटना ना पड़े। तो 1930 की महामंदी में भी किन्सियन राज्य हस्तक्षेप मॉडल को अपनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के कार्यक्रम शुरू हुए, एक आप देखे होंगे कि अमेरिका एक मार्शल प्लान लेके आता है। इस मार्शल प्लान में अमेरिका के जॉन मार्शल, वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, वो एक फॉरेन मिनिस्टर या कुछ थे अमेरिका की गवर्नमेंट के। तो मार्शल एक प्लान लेके आते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि हमको अलग अलग देशों में निवेश करना है, जो हानि हुई है यूरोप के देशों में उसमें हमको निवेश करना है। तो इसमें वो निवेश करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। भारत में 1950 से 1990 तक योजना का युग कहा जाता है, जिसमें 5 ईयर प्लान आते हैं ना। वैसे 5 ईयर प्लान अब अभी तक चले हैं ना, मोदी जी के 2015 तक 2014 तक 5 ईयर प्लान लगभग चलते रहे। और तो राज्य नियोजित विकास, प्लान्ड डेवलपमेंट करना है, ये कॉन्सेप्ट था 1990 तक लगभग, बहुत ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, योजना आयोग बना था इसके लिए और योजना आयोग 5 ईयर प्लान बनाता था। तो भारत में भी ये देखने को मिला कि राज्य किस में हस्तक्षेप कर रहा था भाई? अर्थव्यवस्था में। और इसी के तहत बड़े बड़े उद्योग बनाया राज्य, जैसे भिलाई स्टील प्लांट राज्य ने बनाया, अलग अलग प्लांट राज्य ने बनाए। अब बाजार समर्थक दृष्टिकोण क्या है? एडम स्मिथ का विश्वास था कि बाजार स्वयं संतुलन स्थापित कर लेगा, बाजार खुद से संतुलन स्थापित कर देगा, आपको संतुलन स्थापित करने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप होता है तो क्या होता है कि राज्य का हस्तक्षेप होता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, नौकरशाही का विस्तार होता है, अक्षमता आती है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ बीएसएनएल का। अब बीएसएनएल में क्या हुआ कि 1990 मतलब कि बहुत समय तक हमारे देश में कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, केवल एक बीएसएनएल था। तो इससे क्या हो रहा था कि बीएसएनएल में बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी थी। जो नौकरशाह थे, बहुत जो बीएसएनएल के कर्मचारी थे, वो अपने को राजा समझते थे। उनको लगता था कि हम नहीं काम करेंगे तो तुम कहाँ जाओगे, आओगे तो आखिर में हमारे पास। तो वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। उन लोग बहुत धमका के रखते थे, जैसे एसबीआई के कर्मचारी होते हैं ना, वैसे थे उन लोग। भ्रष्टाचार इससे बढ़ता था। एक ही कंपनी है वो जो अपना मनमर्जी काम कर रही है, और जो उनके कर्मचारी हैं उनकी सैलरी निश्चित होती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कोई निकाल नहीं सकता एकदम से, सरकारी नौकरी ऐसी होती ही है। तो इस कारण से उन लोग काम नहीं करते थे अच्छे से, अक्षमता बढ़ती थी, रेड टेपिज्म बढ़ता था, क्या बोलते हैं, लाल फीताशाही बढ़ती थी। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी बोलती है कि अगर राज्य बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, इसलिए राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और 1990 के बाद ये देखने को हमारे देश में मिला भी। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो भी यही मानती है कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और निजी क्षेत्र को खुला छोड़ देना चाहिए, और सरकारी सेवाएं नहीं होनी चाहिए। रेल हो गया और जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सारी चीज़ों को निजी हाथों में दे दो आप। कोई भी सरकार को उद्यम नहीं करना है, सरकार का काम है लोगों को पब्लिक ऑर्डर देना, लोक व्यवस्था उपलब्ध कराना, देश में पुलिस देना, देश में सुरक्षा देना, बाकी काम सरकार का नहीं है। ऐसा मानना किसका था? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का भी यही मानना था। ठीक है, और राज्य असफल भी हो गया भाई। 1980 के बाद ये बात सही भी दिखने लगी कि राज्य असफल होने लगा। कैसे होने लगा? अधिक व्यय होने लगा सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। सरकार को इनकम तो होती नहीं थी इन कंपनियों से। जैसे कि आप देखोगे
कि अभी आप देखोगे कि एक एयरलाइन थी, एयर इंडिया, वो घाटे में चल रही थी, सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उससे। तो अंत में सरकार बोली कि भाई इसको बेचा जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अधिक सार्वजनिक व्यय होता था, ये जो कंपनियां थी ना, बीएसएनएल, एयर इंडिया, जितनी भी, इनसे सरकार को घाटा होता था। और अल्टीमेटली घाटा किसका हो रहा है? राजकोषीय घाटा होता था, जनता के पैसे हैं ना वो, नेताओं के पैसे थोड़ी हैं। इससे क्या होगा? राजकोषीय घाटा होगा तो आपकी महंगाई बढ़ेगी देश में। अगली बात क्या होगी? सेवाओं की गिरती गुणवत्ता। गुणवत्ता की बात तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, आपको ये पता ही है कि सरकारी अगर सिस्टम रहता है तो गुणवत्ता नहीं मिलती फिर, है ना। इसीलिए इसीलिए बच्चे, वैसे तो सुधार हो रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते बच्चे। उसका एक कारण ये था बहुत समय तक कि वहाँ गुणवत्ता की कमी थी। ऐसा सरकारी अस्पताल में ना जाने का भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि वहाँ गुणवत्ता नहीं थी। तो सरकारी सेवाओं में गुणवत्ता की कमी होती है। सार्वजनिक उपक्रम घाटे में, जितनी सरकारी कंपनियां थी सब घाटे में थी। समाजवादी देश, समाजवादी देशों का विघटन। 1990 में यूएसएसआर टूट गया, 15 देश यूएसएसआर के अलग हो गए। अब समाजवादी देश लगभग नाम मात्र के रह गए। चाइना बचा, चाइना भी 1970 के बाद नाम मात्र का समाजवादी था। बाकी वो, वहाँ पे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ा दिया था और वो एक इंडस्ट्रियल पावर बन के निकला। तो वो बोलने का समाजवादी था चाइना। ठीक है, चाइना अगर समाजवादी होता तो वो भी गिर गया होता 1990 तक, है ना। वो समझदारी दिखाया। तो समाजवादी देश खत्म हो गए थे, विघटित हो गए थे। और जो ईस्ट एशिया के देश हैं, जैसे जो आसियान के देश हैं, वो लिबरल पॉलिसी अपनाए, बाजार को खुला छोड़े और वो देश सफल हो गए। तो हमारे पास कंपैरेटिव थे मेथड, अभी हम पढ़े थोड़ा देर पहले कि कंपैरिजन करते हैं। हम ये कंपैरिजन किए कि भाई समाजवादी गिर गया और जो उदारवादी थे वो बढ़ गए, अमेरिका जैसे देश। तो इसके बाद क्या हुआ कि बाजार समर्थक दृष्टिकोण आया कि भाई बाजार को खुला छोड़ दो। मार्केट फ्रेंडली स्टेट की बात आई कि एलपीजी स्टेट की बात आई। वर्ल्ड बैंक ने 1991 में सिफारिश की, हमारे देश को भी की, हमारे देश को की, कि भाई वर्ल्ड बैंक बोलता है कि आप कम हस्तक्षेप करो, इस बाजार में हस्तक्षेप मत करो, पारदर्शिता लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ। ठीक है। और अगर आप हस्तक्षेप कर भी रहे हो, मान लो किस चीज़ में हस्तक्षेप करेगा स्टेट? इस बात पे करेगा कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, या जो कर्मचारी हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए, वर्कर्स का। तो आप नियम बनाओ और उन नियमों को आप एकदम स्पष्ट रखो, पारदर्शी रखो। कंपनियां उन नियम को पढ़ेगी, उन नियमों के अनुसार काम करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन मर्जी से आप कोई भी पॉलिसी अपनाओगे। तो वर्ल्ड बैंक बोली कि बाजार को खुला छोड़ो, मार्केट फ्रेंडली स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। और इससे हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट आता है नरसिम्हा राव सरकार में, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पिछली क्लास में भी हम पढ़े थे। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, कि देश की व्यवस्था को उदार करो। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि निजीकरण कर दो, निजी कंपनियों पे को पूरा देश, मतलब अर्थव्यवस्था चलाने दो। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में आए और हमारी कंपनियां बाहर जाएं। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और गुणवत्ता सुधरेगी। ठीक। अब आगे आते हैं, बाजार की सीमाएं। भाई बाजार वो आप खुला तो छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन बाजार की भी कुछ सीमाएं हैं। ऐसा अगर सीमाएं नहीं होती तो हम पढ़ते ही क्यों? फिर हम मान लेते कि मार्केट को खुला छोड़ दो और वही सब ठीक है। बट उसकी कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा तो जो बहुत बड़ी सीमा है, जो हमारे देश में भी देखने को मिलती है हमको, संसाधनों का समान वितरण है। हमारे देश में जो अमीर लोग हैं ना, इतने अमीर हैं कि आप उनके घर जाओगे तो उनके घर में आपको ऐसा टाइल्स दिखेगी, जो महंगी महंगी, झूमर दिखेगा 50 लाख का। मतलब उन लोग अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं, अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं। उनके बाथरूम में एसी लगी होगी, ठीक है, और उनका बाथरूम में एसी लगी होगी, अननेसेसरी खर्चा। और वहीं हमारे देश में उसी के अमीर के घर से निकल के आप 10 मिनट की दूरी में जाओगे और एक गरीब की झोपड़ी में जाओगे, जो बेचारा मतलब एक टाइम का खाना खा रहा है, उसमें भी वो ढंग का कुछ नहीं खा रहा, वो चावल में आलू डाल के खा ले रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। अगर सरकार की पॉलिसी नहीं होती कि जो सरकार मुफ्त में मतलब सरकार जो जो राशन दे रही है, तो शायद उसको खाना भी नहीं मिलता। तो ये जो असमानता है ये और बढ़ जाती है अगर आप बाज़ार को खुला छोड़ दो तो। अगर आप बाज़ार को पूरी तरह से खुला छोड़ दोगे ना, तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और बड़ी हो जाएगी, वो और गहरी हो जाएगी। पहली दिक्कत तो ये है।
दूसरी दिक्कत है सामाजिक न्याय की उपेक्षा होगी। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवा, देखो भाई हर व्यक्ति का हक है एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का। गरिमापूर्ण जीवन मतलब डिग्निफाइड लाइफ जीने का। अगर आप बाजार को खुला छोड़ दोगे ना, तो जिनके पास पैसा है वो सारी सेवाओं का लाभ उठाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो बेसिक नीड भी उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। बेसिक नीड क्या है एक गरीब की? बेसिक नीड है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति के घर में मतलब हर व्यक्ति के पास घर होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। अगर आप पूरी तरह बाजार को खुला छोड़ दोगे ना, तो ये बुनियादी ज़रूरतें भी गरीबों को नहीं मिल पाएंगी, तो सामाजिक न्याय की उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, आप बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सार्वजनिक वस्तुओं की कमी हो जाएगी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो क्यों सड़क बनाएंगे? वो देश की सुरक्षा में क्यों ध्यान देंगे? वो स्वच्छता में क्यों ध्यान देंगे? तो निजी क्षेत्र ना, स्वच्छता हो गई, देश की सुरक्षा हो गई, सड़क हो गया, बुनियादी सेवा के लिए काम नहीं करते, वो लाभ के लिए काम करते हैं। तो राज्य को ये काम करने होंगे। पर्यावरण क्षरण, जो आप देख रहे हो अभी हसदेव में, कि अगर आप पूरी तरह से खुला छोड़ दोगे ना उद्योगपतियों को, तो वो पूरा जंगल काट देंगे, पूरा कोयला निकाल लेंगे, पूरा देश को ऐसी तैसी में जाए देश, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। जीना सबको एक 80-90 साल ही है, बहुत जी लिया कोई, लेकिन व्यक्ति का जो लालच है ना वो असीमित है। और गांधी जी ये बोल के गए कि प्रकृति में व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर चीज़ है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं है। तो अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो जो जो लालची लोग हैं वो लूट खाएंगे देश को, है ना। तो राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है भैया, ऐसा भी नहीं है कि बाजार को खुला छोड़ देंगे। तो अब थोड़ा सा निष्कर्ष देखते हैं, बहुत देर हो गई बातें करते। निष्कर्ष ये है, तो हम दोनों का महत्व देख लिए। बाजार पूर्व समाधान नहीं है, बाजार पूर्ण समाधान नहीं है, बाजार को खुला छोड़ना पूर्ण समाधान नहीं है। उसकी विफलताओं की पूर्ति होती हुई राज्य की भूमिका अनिवार्य है। बाजार पूरी तरह से समाधान नहीं है, राज्य की भूमिका भी होनी चाहिए, और संतुलित दृष्टिकोण हमको अपनाना होगा। और एक कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट स्टेट वर्सेस मार्केट, बट इट्स नॉट स्टेट वर्सेस मार्केट बट स्टेट एंड मार्केट। कि हमको ऐसा नहीं है कि स्टेट और मार्केट में क्या सही है, हमको ये नहीं देखना है, बल्कि स्टेट और मार्केट, मतलब दोनों को साथ मिलके काम करना होगा। केवल स्टेट कुछ नहीं कर सकता और केवल मार्केट भी अकेले कुछ नहीं कर सकता, दोनों को साथ आना पड़ेगा। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की भूमिका भी है। क्या है भूमिका भाई? विधि का शासन स्थापित करने के लिए राज्य की भूमिका है, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए राज्य भूमिका है, सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है राज्य, कमजोर वर्गों की सुरक्षा करता है, पर्यावरण का संरक्षण करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए राज्य की भूमिका है। तो राज्य को हम दरकिनार नहीं कर सकते, राज्य को किनारा नहीं कर सकते राज्य से। निष्कर्ष ये है कि यह बस बहस किसी एक की श्रेष्ठता की नहीं है, हमको ये बहस नहीं करना है कि कौन श्रेष्ठ है, बल्कि राज्य और बाजार की भूमिकाओं का प्रश्न है कि राज्य की क्या भूमिका होगी और बाजार की क्या भूमिका होगी। राज्य की भूमिका है नीतियां बनाना। ये बहुत सही कंक्लूजन है ये, आप इसको लिखेंगे तो सही आंसर मिलेगा कि बहस किसी एक की श्रेष्ठता का है ही नहीं, कि कौन श्रेष्ठ है, ये बहस हमको करनी नहीं चाहिए। बहस किसकी है भाई? कि भूमिका क्या है दोनों की। राज्य की भूमिका क्या है? कि राज्य नीति निर्माण करता है, पॉलिसी बनाता है, न्याय देता है, सामाजिक सुरक्षा देता है, ठीक है। बाजार क्या देता है? इनोवेशन लाता है, नया नया नवाचार करता है ना, ठीक है। दक्षता लाता है, कैपिटल लाता है, प्रतिस्पर्धा लाता है, कंपटीशन लाता है। तो राज्य दिशा देता है, बाजार गति देता है। अब मैं इसका एग्जांपल एक बताऊंगा, यूपीआई, भीम यूपीआई आप देखोगे तो यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भारत बहुत आगे है। भारत में यूपीआई आया कैसे? तो भारत की जो सरकारी कंपनी है, भारत ने जो गवर्नमेंट है उसने ये इनिशिएट लिया। भारत की गवर्नमेंट ने कहा कि हमको इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लाना है, और इससे हम लोग भीम यूपीआई का कॉन्सेप्ट लाए हमारे देश में। जब ये कॉन्सेप्ट लाए तो अलग अलग प्राइवेट कंपनियां इसको देखी और उनको लगा कि हाँ भाई इस पे तो और अच्छा काम हो सकता है। तो वो प्राइवेट कंपनियां क्या की? पेटीएम हो गई, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, व्हाट्सअप में भी पेमेंट होती है। तो ये कंपनियां ना टूट पड़ी और बोली कि हम और अच्छा सिस्टम दे सकते हैं, आप ये बेसिक सिस्टम हमको प्रोवाइड कराओ, हम इसको और बेहतर करेंगे।
और इसके कारण हमारे यहाँ डिजिटल, आप की दुकान में जाओगे, चाय की दुकान में जाओगे, सब्जी वाले के पास जाओगे, सब यूपीआई रखे रहते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, राज्य दिशा देता है, राज्य आपको एक दिशा देता है कि भाई यूपीआई के तरफ काम करना है, लेकिन उस दिशा में गति कौन देता है, बाजार देता है। तो इसलिए आज की प्रशासनिक व्यवस्था का आदर्श मॉडल है सहयोगात्मक। ये मॉडल आपको याद रखना है कि सहयोगात्मक राज्य बाजार साझेदारी। तो एक दूसरे का सहयोगात्मक राज्य बाजार साझेदारी, कि राज्य और बाजार को साझेदारी करना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका बेहतरीन तरीके से हो गया है ना। इसमें कोई समस्या हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट जो सबसे छोटा है लेकिन सबसे आसान भी है, अच्छा भी है, मज़ेदार भी है, उसका नाम है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन ना एक ऐसी प्रशासनिक अवधारणा है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति संविधान और विधियों के अधीन हो। राज्य किससे चलेगा भाई, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ना किसी व्यक्ति या शासन की मनमानी के अधीन। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलेगा। ये नहीं होगा कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। ऐसी बातें नहीं होगी कि राजा बोल दिया रात है तो मॉर्निंग को भी रात मान लिया जाए, सुबह को भी रात मान लिया जाए, ये नहीं होगा। देश चलेगा कानून से, देश चलेगा संविधान से, और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है विधि का शासन। ठीक है, तो लोक प्रशासन का मूल आधार है विधि का शासन। अगर विधि का शासन नहीं होगा तो लोक प्रशासन की क्या ज़रूरत थी फिर। तो डायसी, एक डायसी करके विचारक हुए, आप लोग को तो वैसे ये याद होंगे, बहुत फेमस थिंकर है। डायसी ने पहली बार रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। डायसी बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, ये आपको याद रखना है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति कानून से नीचे है, चाहे वो देश का मजदूर हो, उद्योगपति हो, विजय माल्या हो या प्रधानमंत्री हो। तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी नागरिक कानून के समकक्ष समान है। तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हर नागरिक कानून के सामने समान है। ये विचार देने वाले कौन है, डायसी। देखो, तो रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून की प्रधानता, कानून सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यायिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय जा सकता है। और समानता, कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। तो विधि का शासन के ये तीन मूल आधार हैं। ये बीच में मैं खड़ा हो गया, दोनों तरफ, तीनों तरफ दिख रहा होगा। तो ये कुछ मूल आधार हैं। इनके तीन मूल सिद्धांत हैं, एकदम सिंपल हैं, वही फिर से मैं ला रहा हूँ। कानून की सर्वोच्चता, भाई इसको बार बार पढ़ने से क्या है, बस कॉन्सेप्ट देख लो, कानून सबसे ऊपर है। समानता का सिद्धांत, विधि के सामने सभी व्यक्ति समान है। और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अधिकारों की सुरक्षा, कि अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय जा सकता है, सारे लोग जा सकते हैं न्यायालय। विधि के शासन के ये मूल आधार हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी देख लीजिए। पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, कि भाई संविधान सबसे सर्वोच्च है, संविधान सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें उसके नीचे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, देखो विधि का शासन तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो, और इसीलिए हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आता है। सेपरेशन ऑफ पावर ऐसे करके, अरे यार इतना भी सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि शक्तियों का पृथक्करण, कि हमारे देश में तीन पावर के सेंटर हैं, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अरे यार मैं क्या लिख दिया, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सॉरी ना। तो तीन केंद्र हैं शक्ति के। जो विधायिका काम है वो कानून बनाना है, कार्यपालिका का कानून लागू करना है, और जुडिशरी का काम है विधियों की व्याख्या करना, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे सजा देना। तो देखो भाई तीनों एक साथ काम करते हैं लेकिन तीनों स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। हाँ, तो इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। और जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं होगी, विधि का शासन स्थापित हो ही नहीं सकता। तो इसका एक विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। सरकार की सीमित शक्ति,
सरकार की सीमित शक्ति को बोलते हैं सरकार की लिमिटेड पावर। सरकार हर चीज नहीं कर सकती, सरकार का जो मर्जी आएगा वो नहीं करेगी, सरकार भी कानून के दायरे में बंधी हुई है। सरकार भी कानून के दायरे में बंधी हुई है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। एक एक्ट आया NJAC, एनजैक, ये आता है 2015 में। 99वां संविधान संशोधन होता है हमारे देश का, और सरकार बोलती है कि जो जुडिशरी या फिर जो न्यायपालिका है उसके जजों की नियुक्ति के लिए ये कानून लाती कि इस तरह से जजों की नियुक्ति होगी। कोर्ट के पास ये शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, कि संविधान की व्याख्या कर सकती है वो। तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून की व्याख्या की, संविधान की व्याख्या की, और ये बोली कि ये बेसिक स्ट्रक्चर या मूल भावना के खिलाफ है संविधान के, और इसको हटा दी सुप्रीम कोर्ट, इसको हटा दी। तो सरकार कुछ नहीं कर पाई। मतलब सरकार के पास असीमित शक्ति नहीं है, सरकार के पास सीमित शक्ति है। सरकार की जो मर्जी आएगी वो नहीं कर लेगी सरकार। इसी को बोलते हैं सरकार की सीमित शक्ति। अगला है मौलिक अधिकारों की रक्षा, कि व्यक्ति के पास कुछ मौलिक अधिकार हैं और उनकी रक्षा होगी। अगली बात, कानून स्पष्ट हो, ज्ञात हो और समान रूप से लागू हो। कानून स्पष्ट हो, हर व्यक्ति समझ सके, ऐसा ना हो पाए कि बस वकील समझ सके कि कानून में लिखा क्या है। ऐसा विडंबना है कि हमारे देश का कानून थोड़ा सा इस तरह का था, वैसे अभी सुधार आया है। लेकिन कानून स्पष्ट होना चाहिए, समान होना चाहिए, सब पे समान रूप से लागू हो, और क्या होना चाहिए भाई, ज्ञात होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता भी हो कानून के बारे में। मनमानी पर रोक, कि कोई भी अपनी मनमानी ना करे। क्या भारतीय संविधान में भी विधि के शासन के लिए कुछ अनुच्छेद हैं? तो बिल्कुल है। हम लोग तो कुछ की बात कर लेते हैं। जैसे 14, अनुच्छेद 14 बोलता है समानता के अधिकार के बारे में, कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। अब भाई ये तो विधि के शासन के मूल आधार है कि कानून के सामने सभी समान है। अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है व्यक्ति के पास, और अगर किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता को के अधिकार की अवहेलना करनी, मान लो सरकार किसी को मारना चाहती है या किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है, तो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानूनी आधार पे ही हो सकता है। तो अगर किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आप खत्म करना चाहते हो तो कानूनी आधार पे होगा। अगर आप किसी को जेल में डालना चाहते हो तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए भाई। अनुच्छेद 32 और 226 बोलता है कि अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीधे जा सकता है। अनुच्छेद 13 बोलता है कि कोई भी विधि जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन करती है खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की, कि अगर कोई भी विधि ऐसी है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है या फिर वो मूल भावना के खिलाफ है संविधान के, तो वो खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 13 बोलता है ये बात। तो भाई देखो, संविधान में तो लिखा हुआ है विधि के शासन स्थापित करने के लिए, और कई सारे न्यायिक निर्णयों में भी सुप्रीम कोर्ट बोली। इनका नाम बस मैं बता देता हूँ। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक मूल भावना होती है, मूल संरचना होती है, और मूल संरचना को सरकार नहीं बदल सकती। मेनका गांधी केस हुआ, मेनका गांधी केस हुआ 1978 में। मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी और उस समय की गवर्नमेंट को लगा कि ये भाग रही हैं, उनको जाने से रोक रही थी गवर्नमेंट। तो मेनका गांधी कोर्ट चल दी, और कोर्ट ने, वैसे तो अंततः उनको नहीं जाने दिया गया, लेकिन एक इससे महत्वपूर्ण निर्णय निकला। महत्वपूर्ण निर्णय था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता न्याय संगत प्रक्रिया से ही छीनी जा सकती है। अब न्याय संगत प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? इसका मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि देखो, जब भी आप कोई कानून बनाते हो तो उसकी कोई ना कोई मूल भावना होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए चोरी करने में 5 साल की सज़ा है, ठीक है। तो एक कुख्यात अपराधी है जिसको नशे की लत है बहुत ज़्यादा, तो वो नशा करने के लिए एक व्यक्ति के घर में घुस गया। अब घर में घुसा और चोरी करने लगा। उसी बीच वो घर वाली जो महिला थी, मतलब कोई बूढ़ी महिला रही होगी, वो जाग गई। तो वो कुख्यात अपराधी पैसे तो चुराया और उस बूढ़ी महिला को जोर से उसके सिर में मारा, जिससे उस महिला का ब्रेन हेमरेज हो गया और वो कोमा में चल दी और वो हमेशा के लिए बेड में हो गई। अब वो अपराधी पकड़ा गया तो उसे क्या सज़ा होगी भाई? उसे
एक तो चोरी करने का जुर्म में पूरी सजा होगी, मान लो चोरी करने के लिए 5 साल की सजा है, 5 साल होगी। और उस महिला को जो भी उसको जो भी उसको मारा उसके लिए भी सजा उसको होगी। ठीक है। अब सेम केस हम स्विच करते हैं। एक गरीब बच्चा है जिसकी माता पिता का देहांत हो चुका है, उसकी छोटी बहन है 1 या 2 साल की। अब बहुत भूखी है, ये केस बहुत बार आता है कि भूखी है उसको, तो वो बच्चा किसी किराने दुकान में, उसके पास पैसे नहीं है, तो कुछ मान लो ब्रेड चोरी करके ले आया और अपनी बहन को खिला रहा था। उसी बीच वो किराना दुकान वाला उसको देख लिया था, तो वो पीछे आया, उसको पकड़ के जेल में पुलिस के हवाले कर दिया। अब भाई चोरी करने के लिए 5 साल की सज़ा है, तो दोनों को 5 साल की सज़ा होनी चाहिए। तो क्या उस बच्चे को भी 5 साल की सज़ा होना नैतिक रूप से या फिर मानवीय रूप से सही है? तो आपका भी मन में आता होगा कि नहीं भैया, मतलब नहीं भाई, सज़ा उतना उसको नहीं होना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा, बच्चे को सज़ा की देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस किराना वाले को सज़ा दो कि जबरन का एक ब्रेड के लिए उस बच्चे को पकड़ा और पुलिस को परेशान किया। तो मजाक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना होता है कि न्याय संगत प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, कि जो भी प्रोसीजर स्टेब्लिश किया गया है, मान लो प्रोसीजर बनाया गया है कि चोरी करने में 5 साल की सज़ा होगी, तो जो कानून की देवी है वो आँख में पट्टी बांधे रखेगी, हाँ भैया चोरी किए हो, अच्छा ठीक है चलो 5 साल की सज़ा। दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि आप ये देखोगे कि न्याय संगत प्रक्रिया, वो जो चोरी किया है या फिर जो गलत हुआ है या वो न्याय संगत है कि नहीं। तो आपको लगेगा कि यार उतना बुरा नहीं है उस बच्चे का चोरी करना, तो आप उसको सज़ा नहीं दोगे। तो स्वतंत्रता जब भी छीनी जाए किसी व्यक्ति का, कि केवल इस आधार पे ना छीनी जाए कि वो व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए कानून है कि नहीं देश में, बल्कि स्वतंत्रता छीनने से का एक आधार ये भी होना चाहिए कि वो जो स्वतंत्रता छीनी जा रही है वो न्याय संगत रूप से सही है कि नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट जो हमारे देश में सबसे पहले मतलब पहली बार एकदम देखने को मिला, कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये मेनका गांधी केस में हमको देखने को मिला। एडीएम जबलपुर केस हुआ, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, और इसमें यह हुआ कि आपातकाल में विधि के शासन का हनन हुआ। ठीक है, तो इसमें यह था कि विधि के शासन का हनन हुआ था आपातकाल के दौरान, और ये निर्णय बहुत विवादास्पद भी हुआ था। तो चलिए अब ये हम देख लिए, कुछ विधि के शासन में चुनौतियां भी हैं, है ना। कैसी चुनौतियां हैं? पहली चुनौती तो जो हमारे देश में देखने को मिलती ही है कि न्याय प्रणाली की धीमी गति, न्याय प्रणाली बहुत स्लो है, जुडिशियल सिस्टम बहुत स्लो है हमारे देश में। सरकारी अधिकारियों की मनमानी, सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, आरटीआई की उपेक्षा करते हैं, आरटीआई आती है तो उसको लटकाते रहते हैं, है ना। तो आरटीआई की उपेक्षा हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। सामाजिक असमानता है हमारे देश में, महिला, दलित, आदिवासी, तो अलग इनके साथ भेदभाव होता है। तो विधि का शासन तो है, लेकिन वो आदिवासी जा ही नहीं पाता कोर्ट, वो आदिवासी को पता ही नहीं है कानून के बारे में, वो कानून के लिए जाता है तो पुलिस वाले बाहर से ही भगा देते हैं उसको। ठीक है, उल्टा उसी को बोलते हैं कि तुम ही को केस लगा देंगे, तो बेचारा डर जाता है। तो विधि के शासन में कुछ चुनौतियां भी है। पुलिस और प्रशासनिक जवाबदेहिता की कमी है। न्यायिक प्रक्रिया का खर्चीला और जटिल होना, न्यायिक प्रक्रिया खर्चीली है। और सुधार क्या हो सकते हैं? तो न्यायिक सुधार हो सकते हैं, आप बताओगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए। कोर्ट कैसे बनने चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, जल्दी निर्णय हो। लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आरटीआई जैसी संस्थाओं को बनाओ। ठीक है। पुलिस में सुधार हो, पुलिस सुधार एक ऐसे का टॉपिक है, इसको आप लोग ऐसे में पढ़ते भी होंगे। तो पुलिस सुधार होना चाहिए, पुलिस को जवाबदेह बनाना होगा। ई कोर्ट्स बनाने होंगे हमको, है ना, जिससे हर जो व्यक्ति कोर्ट तक रोज नहीं जा सकता, मतलब जब भी कोर्ट नहीं जा सकता हो, वो अपने घर में बैठ के कोर्ट अटेंड कर ले। ठीक है। डिजिटल विस्तार होना चाहिए न्यायिक पहुंच का, जो कि अभी देखने को हमको मिला भी है ना, लॉकडाउन के टाइम भी देखने को मिला और अभी भी हमको कई जगह देखने को मिलता है। संवैधानिक शिक्षा, हर व्यक्ति को संविधान की का ज्ञान होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं, कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और जोड़ दो कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए ना, केवल अधिकार से काम चलता नहीं है। तो संवैधानिक शिक्षा भी होनी चाहिए। अब निष्कर्ष देखते हैं कि विधि की शासन की संकल्पना एक सशक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की आधारशिला है। विधि का शासन होगा तभी एक सशक्त, उत्तरदायी शासन होगा। लोक प्रशासन में इसका महत्व इस बात में निहित है कि प्रशासनिक कार्यों का संचालन न्याय, समानता और विधिक प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है कि नहीं। तो लोक प्रशासन में इसका मतलब ये है
न्याय, समानता और विधिक प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है कि नहीं। यह केवल संविधान की रक्षा नहीं करता बल्कि लोकतंत्र और नागरिक के अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो ऐसा कुछ इतना बड़ा निष्कर्ष निकला है, मैं तो ऐसी निष्कर्ष लेके आ जाता हूँ कि कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप इसका यूज़ कर सको, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थोड़ा हमारी क्लास शायद बड़ी हो गई हो, लेकिन आप अगर धैर्य बना के अभी तक देख रहे हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप अभी तक देख रहे थे और धैर्य बनाए हुए। क्वेश्चन हम पिछली क्लास में दिए थे लेकिन उसका हम लोग एनालिसिस नहीं दे पाए क्योंकि बहुत बिजी थे हम लोग। हम लोग कुछ आपके लिए बेहतर करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो बस 1-2 दिन में हमारा वो हम उसको लेके आपके सामने भी आ जाएंगे, जो हम नवाचार कर रहे हैं आपके लिए। हम भी मेहनत करते हैं काफ़ी, तो लेके आप भी जाएंगे। तो आप देख रहे हैं उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।